डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 39 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 40 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें। इससे एहसास होता है कि आप हमारे साथ हैं। आज आप तमाम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट करते ही कोशिश ये करनी है कि उसी वक्त लाइक कर देना है, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि कितने लोग, कितने दोस्त, कितने मेरे अपने मेरे साथ हैं और कितने मेरे साथ नहीं हैं। तो आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। शराफत अली और मीनू उस्ताद दोनों की नज़रें उस पर जम कर रह गई थी। शराफत अली ने तेज़ी से झुककर मेरा वालतर उठा लिया। मेरी नजरें तेजी से आसपास का जायजा ले रही थीं। इस जगह दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। हम तीनों ट्रक की आड़ में थे, लिहाजा सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों के मुसाफिर भी हमें देख नहीं सकते थे। अगर शराफत अली मुझ पर गोली चला देता तो मेरे लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाता। मुझे अंदाजा नहीं था कि मीनू उस्ताद का आइंदा रद्द-ए-अमल क्या होगा, लेकिन मैं हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार था। शराफत अली ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली। इस नज़र में नफरत से ज्यादा हैरत का उनसर गालिब था। इसे शायद हथियारों की अच्छी सूझबूझ थी, इसलिए उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे कब्जे में इतना कीमती हथियार भी हो सकता है। उसने मेरे पिस्तौल को उलट पलट कर देखा और फिर इसे मीनू उस्ताद की जानिब बढ़ा दिया। मीनू उस्ताद की नजरें पिस्तौल पर कंधा अबारत पढ़ने में मसरूफ थी। वो अंग्रेजी जुबान से बाखूबी वाकिफ था। वाल्थर, मेड इन जर्मनी। उसकी आवाज़ धीमी मगर मानीखेज थी। मेरा ज़हन तेजी से कोई ऐसी कहानी सोच रहा था जो इन्हें पूरी तरह मुतमईन कर सकती। मीनू उस्ताद ने एक बार फिर पिस्तौल का जायजा लिया और फिर उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। ऐसी चीज़ों को एहतियात से रखा करो जवान, वरना किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। मैंने चुपचाप पिस्तौल उसके हाथ से ले लिया और एक बार फिर उसे अपने नेफे में उड़स लिया। मेरे पास इससे महफूज कोई जगह नहीं थी। शराफत अली ने हल्का सा एहतजाज करना चाहा, लेकिन मीनू उस्ताद ने उसे कुछ ऐसे अंदाज में घूरा कि उसकी आवाज़ हल्की में घुट कर रह गई। मेरे दिमाग पर अंदेशों और तशवीश के गहरे बादल छा रहे थे। जो कुछ हुआ तो वो इस काबिल हरगिज नहीं था कि उसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता। शराफत मेरे लिए अपने दिल में शदीद कीना रखता था। ऐसे में यह पिस्तौल इनकी नज़रों में आ गया था। मेरी पोजीशन बेहद नाजुक हो गई थी। शराफत अली की ज़ुबान की ज़रा सी जुम्बिश मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकती थी। मीनू उस्ताद ने अगरचे किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था, इसके बावजूद ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि उसके जहन में मेरे बारे में शुकुक व शुबहात पैदा हो चुके होंगे। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं जल्द अज जल्द इन उस्ताद शागिर्द से पीछा छुड़ा लूँ। बसूरत दीगर ये दोनों किसी भी वक्त मुझे किसी अंधे कुएं में धक्का दे सकते थे। मुझे तो बस इजाज़त दो मीनू उस्ताद, हम लोगों का साथ बस यहीं तक का था। मैंने अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा, मैं तेरी ये बात नहीं मान सकता गुलाम सईद। शराफत अली ने तेरे साथ ज्यादती की। मैं जब तक इस ज्यादती की तलाफी न कर लूं मेरे दिल को इत्मीनान नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि अब ये कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अब अगर इसने जरा सी भी गड़बड़ की तो मैं इसे गाड़ी से उतार दूंगा। मीनू उस्ताद का लहजा धीमा मगर पुर असर था। मेरे सारे इरादे उसके असरार के सामने रेत की दीवार साबित हुए। उसके इतने असरार के बाद अपनी बात पर अड़े रहना मुझे कमजरफी और एहसान फरामोशी महसूस हुई। मैंने तमाम अंदेशे पर से पुश्त डालकर उसके बात मानने का इरादा कर लिया। मीनू उस्ताद स्टीयरिंग के पीछे बैठ गया। मुझे उसने अपने पास बिठा लिया। शराफत अली नहायत शराफत से कैबिन के दरवाजे से लग कर बैठ गया। वो बड़ी लाताल्लुकी से पीछे की जानिब दौड़ते मनाजर का जायजा ले रहा था। शराफत अली का बचपन बड़ी महरूमियों के दरमियान गुजरा है। इसकी जिस्मानी हालत बहुत कमजोर थी। ऊपर से इसका बाप भी बेहद गरीब था। महल्ले के बच्चे अक्सर इसे मारा पीटा करते थे, लेकिन ये रोने धोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ये शुरू ही से एहसास कमतरी का शिकार रहा है। मीनू उस्ताद सरगोशी के से अंदाज में मुझे शराफत अली के मुतल्लिक बताने लगा, इस बात से तो तुम भी बाखूबी वाकिफ होगे कि गरीबों के बच्चे फितरी तौर पर ज्यादा सख्त जान हुआ करते हैं। लिहाजा शराफत अली भी हमेशा से अपनी हट का पक्का है। जिस बात पर अड़ जाए इसे इस पर से हटाना बहुत मुश्किल है। जब इसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इसके जिस्म में बड़ी तेजी से तब्दीलियां हुई। ताकत का एक तूफान इसके रगे पैर में मौजें मारने लगा। इन्हीं दिनों इसे वर्जिशों का शौक चढ़ गया। ये कई कई घंटे मुख्तलिफ वर्जिशें करता रहता। नतीजतन इसका जिस्म बेहद मजबूत और ताकतवर हो गया। तब इसने बारी बारी उन तमाम लड़कों को खाक
चटाना शुरू कर दिया। जिन्होंने इससे बचपन में अच्छा सलूक नहीं किया था, इसने अपने महल्ले में अपनी ताकत का रूप जमा दिया, लेकिन इसके अंदर ये कमजोरी जड़ पकड़ गई है कि इसे यूं ही कोई ताकतवर जवान नजर आता है, इसे इसका एहसास कमतरी एक बार फिर घेरने लगता है। इस एहसास से जान छुड़ाने के लिए ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह अपने मद्दे मुकाबल से जोर आजमाई करके इसे नीचा दिखा दे। ये तुमसे भी इसीलिए लड़ना चाहता था कि इसने तुम्हें अपने लिए एक मजबूत चैलेंज तस्लीम कर लिया था। मैंने मीनू उस्ताद की इस तवील वजाहत के जवाब में इस्तफामिया अंदाज में सर हिला दिया। मैं शराफत अली की ज़हनी हालत को पहले ही काफ़ी हद तक समझ चुका था। मीनू उस्ताद ने वजाहत करके मामला पूरी तरह वाज़े कर दिया। मुझे शराफत अली पर गुस्सा तो पहले भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब सुनकर मुझे वो काबिल रहम महसूस हुआ। मेरा बचपन भी तो इसी तरह जहरीले कांटों से लहूलुहान होते गुजरा था। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि महरूमियों का अंगारों भरा रास्ता कितना अजियत अंगेज होता है। जिस शख्स ने इस दुनिया में आंख खोलने के साथ ही नफरत के जहर के कड़वे घूंट निगलना शुरू कर दिए हों, उसके अंदर मोहब्बत की हलावत भला कैसे पैदा हो सकती है। मैंने शराफत अली पर निगाह डाली। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में अभी तक नफरत की चमक थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसने फौरन सामने देखना शुरू कर दिया। मैं मीनू उस्ताद से बातचीत करता रहा। उसने मुझसे मेरे मुतालिक ज़्यादा सवालात नहीं पूछे, ज़्यादातर अपने मुतालिक बताता रहा। वो लोग इस वक्त कराची से वापस आ रहे थे। वो सेबों की खेप लेकर कराची गए थे। ये सेब वो बलूचिस्तान से लाए थे। उसने मुझे अपनी कंपनी के दफ्तर और गैराज के मुतालिक बताया। मैं वो जगह पहले भी देख चुका था। उसने मुझे पेशकश की कि मुझे जब भी उसकी किसी किस्म की मदद दरकार हो, मैं बिला झिझक उसके पास पहुंच जाऊं। उसने मुझे अपने घर का पता भी समझा दिया। उसने ये भी वाज़े कर दिया था कि वो बहुत कम घर पर रहता है। हम लोग पायगाह के करीब पहुंचे तो मैं होशियार होकर बैठ गया। मेरी मंजिल करीब आ चुकी थी। मुझे शहर से चंद किलोमीटर पहले ही ट्रक से उतर जाना था। मीनू उस्ताद ने गाजी टेक्सटाइल मिल के सामने वाले छोटे से बाजार के करीब ट्रक ठहरा कर हमें शरबत पिलाया। इस वक्त सूरज ढल चुका था। मुझे खासी बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे एक अच्छा खासा फासला पैदल भी तय करना था। मैं चाहता था कि आज ही रात सरदार बरकत अली की हवेली तक पहुंच जाऊं, लेकिन मीनू उस्ताद को कोई चलती नहीं थी। वो बड़े इत्मीनान से ड्राइविंग कर रहा था। शराफत अली का मूड बदस्तूर खराब था। मेरे उल्टे हाथ के घोंसे से उसका बालाई होंठ सूज गया था। जिस्मानी चोट से ज्यादा उसे रूहानी अजियत तंग कर रही होगी। मैंने उसका ज़ोम खाक में मिला कर रख दिया था। मीनू उस्ताद मुझे जिस अंदाज में अहमियत दे रहा था, यह भी उससे बेहद नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो मजबूर था। वो मीनू उस्ताद की तबीयत से बाखूबी वाकिफ था। उसे मालूम था कि हलीम और बुर्दबार उस्ताद मीनू किस वक्त भड़कते शोले का रूप धार सकता है। इसकी खैरियत इसी में थी कि वो चुपचाप बैठा दिल ही दिल में मुझे कोसता रहे। चंद ही मिनट बाद हम नहर शोरिया के पुल के पास पहुंच गए। इस जगह पर महसूल चुंगी वालों ने अपनी चौकी बना रखी थी। मीनू उस्ताद का ट्रक चूंकि खाली था, लिहाजा उसे ठहरने की जरूरत नहीं थी। ताहम इस जगह 3-4 बसें और ट्रक इस अंदाज में खड़े हुए थे कि रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया था। मीनू उस्ताद ने ट्रक बिल्कुल आहिस्ता कर लिया। यकलख्त मेरा दिल उछल कर हल्क में आ लटका। वो 2 पुलिस वाले थे जो हाथ हिलाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहे थे। इनके कंधों पर चाइनीज राइफलें लटकी हुई थीं। मुझे अपना अंजाम करीब महसूस होने लगा। सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि मैं फौरी तौर पर वहां से फरार भी नहीं हो सकता था। एक बार मैं इन पुलिस वालों के पंजे में फंस जाता तो बाकी तफसीलात मुझसे उगलवाना इनके बाएं हाथ का खेल होता। मैंने घबराए हुए अंदाज में मीनू उस्ताद की जानिब देखा। क्या मैं इसे कहूं कि वो ट्रक यहां से भगा ले जाए? लेकिन ये भला मेरी बात क्यों मानेगा? इसकी नजरें पुलिस वालों पर जमी हुई थी। खिलाफे तो अक्का इसके लबों पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। वो कतन परेशान नहीं था। उसे परेशान होने की जरूरत भी क्या थी? परेशान तो मुझे होना चाहिए था, जिसकी गर्दन फंदे में फंसने वाली थी। ट्रक एक हल्के से झटके के साथ रुक गया। मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरा दिल भी ठहर गया है। मेरी नजरें शराफत अली के चेहरे पर जमी हुई थी। वो बड़ी आसानी से अपने इंतकाम की आग ठंडी कर सकता था, लेकिन वो भी बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा था। एक पुलिस वाला ट्रक के सामने से घूमकर मीनू उस्ताद की तरफ वाली खिड़की के पास आया। क्या हाल है मीनू उस्ताद, कैसा रहा ये फेरा? पुलिस वाले ने मानी खेज अंदाज में मीनू उस्ताद को मुखातिब किया। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे थोड़ा सा चौंका दिया, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि वो पुलिस वाले मीनू उस्ताद के वाकिफ हैं। इसका मतलब ये था कि फिलहाल मेरे लिए खतरे वाली कोई बात नहीं थी। मीनू उस्ताद ने अपने कैबिन का दरवाजा खोलकर पुलिस वाले से हाथ मिलाया। सब ठीक ठाक रहा तनवीर खान, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? बस ये गुजारा हो रहा है। एक प्याले चाय नहीं पियोगे हमारे साथ? नहीं तनवीर खान,
हमें अड्डे पर पहुंचना है, पहली रात हो गई है। 2-4 मिनट के लिए आ जाओ तो अच्छा है। अपने शाह जी भी आए हुए हैं। अच्छा, शाह जी तशरीफ फरमाए, फिर तो उतरना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से उन्हें सलाम नहीं किया। चल भाई शराफत, उतर ले। मुझे सारे मामले से सख्त उलझन हो रही थी। वो लोग जाने किस शाह जी की बात कर रहे थे, जबकि मेरे लिए एक एक पल भारी हो रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने मीनू उस्ताद की पेशकश कबूल क्यों कर ली। जल्द या देर मुझे कोई ना कोई बस मिल ही जाती। अब तक तो मैं कभी कहा अपनी मतलूबा जगह पहुंच चुका होता। ये मीनू उस्ताद भी अजीब सा शख्स था। इसे एहसास ही नहीं था कि मुझे कितनी जल्दी है। अब इसे अचानक याद आया था कि शाहजी के न्याज हासिल करना बेहद जरूरी है। मीनू उस्ताद ट्रक से उतर गया, लेकिन शराफत अली अभी तक अपनी जगह जमा बैठा था। इसके चेहरे पर भी नागवारी के तासरात थे। मीनू उस्ताद ने एक बार फिर उसे उतरने का हुक्म दिया। अबे उतर भी या नहीं खाते तुझे शाह जी। शराफत अली के चेहरे पर कशमकश के वाज़े आसार थे, लेकिन उसे उतरना ही पड़ा। मैं चाहता था कि मैं ट्रक ही में इन दोनों की वापसी का इंतजार करूं, लेकिन मीनू उस्ताद ने मेरे लिए भी नादर शाही हुक्म सादर कर दिया। तो भी उतर आ गुलाम सईद, चंद मिनट की बात है, अभी वापस आ जाएंगे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मीनू उस्ताद के लहजे में हल्का सा तंज पोशीदा है। दोनों पुलिस वाले ट्रक के पास खड़े हुए हमारे मुंतजिर थे। मेरी जरा सी हिचकिचाहट इन्हें मेरी तरफ से मशकूक कर सकती थी। मैं बेहद आहिस्तगी से ट्रक से नीचे उतर आया। इस दौरान में मीनू उस्ताद और शराफत अली दोनों पुलिस वालों की माहियत में महसूल की चौकी की अकबी सिम्मत में बढ़ रहे थे। वो एक छोटा सा हुजरा था। मीनू उस्ताद और शराफत अली इसके दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, जबकि दोनों पुलिस वाले वापस लौट गए। जाते जाते उन्होंने एक भरपूर नजर मुझ पर डाली थी। नीम तारीकी में वो मेरे तासरात का अंदाजा नहीं लगा सके होंगे, ताहम मेरा हुलिया मीनू उस्ताद और शराफत अली से इतना मुख्तलिफ था कि वो ये सोचने पर मजबूर यकीनन हो गए होंगे कि मेरा इन दोनों से क्या ताल्लुक हो सकता है। मैंने हल्की सी झुरझुरी ली और हुजरे में दाखिल हो गया। हुजरे के अंदर का माहौल देखकर मुझे झटका सा लगा। वो हुजरा पुलिस वालों का आर्जी ठिकाना रहा होगा। छत के साथ एक जर्द बल्ब लटका हुआ था। कोने में एक मेज पर पोर्टेबल पंखा घर घर की आवाज के साथ हवा फेंक रहा था। पंखा की हवा का रुख जिस चारपाई की तरफ था, उस पर एक हट्टा कट्टा क्लीन शेव शख्स नीम तराज था। इसकी उम्र 40-45 के करीब रही होगी। उसने अपनी शर्ट उतार कर चारपाई के सराहने डाल रखी थी। मेरी नजर चूं ही उस शर्ट पर पड़ी, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो। शर्ट के शाने पर चमकते हुए 3 नुकरई फूल मुझे एहसास दिला रहे थे कि मैं किस तरह आज शाम दलदल में आन फंसा हूं। इसी वक्त मेरी नजर चारपाई के पाए में लटके होल्स्टर पर पड़ी। होल्स्टर में मुंह छुपाए स्या रिवाल्वर की झलक मेरे होश उड़ाए दे रही थी। हुजरे में इस वक्त इस शख्स के अलावा और कोई नहीं था। इसका मतलब यही था कि यही शख्स शाहजी है। शाहजी ने मीनू उस्ताद को देखा तो सीधा होकर बैठ गया। इसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम फैल गया। बड़ी बारोब शख्सियत थी उसकी। उसे थानेदार बनाने वालों ने इसके लिए बिल्कुल सही ओहदा चुना था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो बड़े से बड़े मुजरिम का पित्ता पानी कर सकती थी। मीनू उस्ताद ने अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। शाहजी के बड़े बड़े हाथों में मीनू उस्ताद का हाथ बेहद नहीफ दिखाई दे रहा था। आओ भाई उस्ताद, मीनू कहाँ हो आजकल? दिखाई ही नहीं देते। बस आपकी नगरी ही में है शाहजी। तकदीर ने हमें सदा का मुसाफिर बना दिया है, सो दर दर की खाक जानते फिरते हैं। मीनू उस्ताद ने उससे मुसाफा किया और करीब ही मौजूद एक चारपाई पर बैठ गया। शराफत अली ने दूर ही से शाहजी को सलाम किया और मीनू उस्ताद के बगल में दुबक कर बैठ गया। अब मेरी बारी थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं हाथ मिलाते वक्त वो मेरे हाथ की लर्जिश को भांप न ले। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझसे हाथ मिलाते हुए भी वो मीनू उस्ताद की जानिब ही मुतवज्जा था। अलबत्ता उसने मेरा हाथ काफी जोर से दबाया था। ऐसा उसने गालिबन आदत से मजबूर होकर किया। मैंने अपना हाथ नरम ही रखा। ये अच्छी बात थी कि उसने मुझ पर महज एक ही नजर डाली थी। हाँ भाई उस्ताद, मीनू तुम्हारा ये ट्रिप कैसा रहा? बस शाहजी आपकी दुआ चाहिए, सब ठीक ठाक रहा। 1 महीने में ये 3रा ट्रिप है ना? शाहजी का लहजा बेहद गंभीर था। हाँ शाहजी, ये 3रा फेरा था। क्यों बे, तेरा क्या हाल चाल है? शाहजी ने करख्त लहजे में शराफत अली को मुखातिब किया। क्यों उस्ताद, मीनू कैसा जा रहा है ये? बिल्कुल फिट फाट है शाहजी, अब तो पूरी ड्राइविंग सीख गया है। मीनू उस्ताद के लहजे में हल्का सा तमस्कुर का एहसास था। अपने तज़किरे पर शराफत अली मजीद सुकड़ कर मीनू उस्ताद के पीछे छुपने लगा। शाहजी ने भी ये बात महसूस कर ली थी। छुपता क्यों है हराम के पिल्ले, मैं क्या तुझे खा जाऊंगा? शाहजी ने गरज कर कहा। नहीं मामा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। शराफत अली ने मनमनाती आवाज में कहा। मेरे जहन में एक जोरदार छनाका हुआ। ये क्या हो रहा है?
یہ शाह जी, ये थानेदार इस लड़के शराफत अली का मामू है। मीनू उस्ताद तो कह रहा था कि उफ मेरे खुदा, मैं कहाँ फंसा हूँ। ये शराफत अली, ये तो मेरा जानी दुश्मन बन गया है। ये तो मुझे हरगिज बख्शने वाला नहीं। मेरे कब्जे में बगैर लाइसेंस का पिस्तौल था और शराफत अली को यह बात मालूम थी। उसे कुछ भी नहीं करना था सिवाय इसके कि अपने मामू को इशारा करता कि इस शख्स को बच कर न निकलने देना मामा जी। इसके पास एक होलनाक हथियार है। ये यकीनन कोई पेशावर मुजरिम है। मुझे हुजरे की छत हलकोरे लेती महसूस होने लगी। उस वक्त शाह जी की नज़र शराफत अली के सूजे हुए होंठ पर पड़ी। ये तेरे होंठ को क्या हुआ है शराफत अली? क्या किसी से लड़ाई हुई है तेरी? मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन तेजी से सिरकने लगी। मेरी जिंदगी का इन्हिसार शराफत अली के मुंह से निकलने वाले चंद अल्फाज पर था। शराफत अली का समसाया। मेरा हाथ बड़े गैर महसूस अंदाज में अपने वालतर की जानिब दस्ते पर जम गया। मैंने सोच लिया कि मैं हरगिज पुलिस के फंदे में नहीं फंसूंगा। शाह जी ने अगर मुझे गिरफ्तार कराने की कोशिश की तो मैं इसे बिला तकल्लुफ गोली मार दूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। शराफत अली ने अपनी जुबान बंद रखी तो शाह जी और झुंझला गया। तेरी जुबान को ताला लग गया क्या? बकता क्यों नहीं? क्या हुआ तेरे साथ? कुछ नहीं हुआ शाह जी, शराफत अली के बजाय मीनू उस्ताद ने जवाब दिया। बैठे बैठाए सो गया था। एक जगह मैंने फुल ब्रेक लगाया तो इसका मुंह डैशबोर्ड से जा टकराया। होंठ में दांत लग गया है। हरामी को बचपन ही से होश नहीं है। माँ गरीब कहते कहते मर गई कि कुछ पढ़ लिख ले, मगर इसने एक लफ्ज पढ़कर नहीं दिया। आज 10 जमात पढ़ लेता तो इसे पुलिस ही में भर्ती करवा लेता, पर इस बदबख्त के नसीब में तो दर दर की ठोकरें लिखी हैं। ऊपर से हर एक से लड़ाई मोल लेता फिरता है। मीनू उस्ताद और शाह जी की गुफ्तगू सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मुझे खतरा टलता हुआ महसूस हुआ। इस हुजरे में मुझे अपनी जिंदगी के आसाब शिकन लम्हात गुजारने पड़ रहे थे। मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि जल्द अज जल्द यहाँ से जान छूट जाए, लेकिन मेरी ये दुआ कुछ ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकी। शाह जी अचानक मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ। तेरा क्या नाम है जवान? उसकी उकाबी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ी जा रही थी। मुझे अपनी रगों में लहू की गर्दिश थमती हुई महसूस हुई। ये खौफ और रहजान की मिली जुली कैफियत थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी सुरंग में सिर के बल लुढ़कता चला जा रहा हूं। मैं कोशिश के बावजूद कोई जवाब नहीं दे सका। मैं तुझसे कह रहा हूं, क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम सईद खान मेरा नाम है। मैंने खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया। मुझे अपनी आवाज के इस्तेहकाम को महसूस करके खुशी हुई। कहाँ के रहने वाले हो? उसकी चुपती हुई आंखें बदस्तूर मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैं कोई जवाब देने ही वाला था कि उस्ताद मीनू ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अपना ही बंदा है शाह जी, कोट चट्टे के करीब आलम बस्ती का जमींदार है। इसका मरहूम बाप मेरा संगी था। ये मेरे साथ डेरे जा रहा है। मेरे उस्ताद जाने क्या सोचकर झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। शायद वो मुझे शाह जी की जिरा से बचाना चाहता था। मीनू उस्ताद की बात सुनकर शाह जी की आंखें कुछ सुकड़ सी गईं। अच्छा, मुझे इसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यूं लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। क्यों जवान, तो कभी थाने तो नहीं आया? कौन से थाने जी? मैंने अपने लहजे में सादगी और मासूमियत समोते हुए पूछा। हालांकि उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज ने मुझे दहला कर रख दिया था। वो बदबख्त इंसान मेरी गर्दन को जाने किस फंदे में फिट करना चाहता था।